नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप लोगों जैसे जानते हैं कि हम लोग सेट 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेट नंबर 14 है। ये बीपीएससी 17 फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिहार टीचर 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिहार एसआई और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए, यानी ये सारे एग्जामों के लिए जो बिहार में जनरल स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल और बिहार स्टैटिक से जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पे बने रहना है। ये सेट नंबर 14 है। टोटल हम आपको बता दें कि आप लोगों को जैसे में पता है कि टोटल हम लोग 100 प्रश्न 100 सेट करेंगे और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है, यानी कि एक सेट में 20 है, टोटल देखेंगे 100। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीसीएससी के अलग अलग एग्जामों के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन वही है, सारे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको देखना है। बहुत ही एक छोटा कम समय का है, यानी कि कम मिनट में ही वीडियो बन जाता है। आपको कम ये प्लेलिस्ट अगर नहीं देखें तो सारे देख लेना है, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप जरूर देख के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर डायरेक्ट भिड़ेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे में दिया गया है कि किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लिनी। प्लिनी एक विद्वान था, फेमस एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। तो प्लिनी के अनुसार कलिंग जो युद्ध हुआ था, जो उड़ीसा में आज समय आता है, आज के समय में कलिंग पड़ता है, तो ये जो प्लिनी है, कलिंग का युद्ध जो हुआ था, जो अशोक के समय में हुआ था, तो कलिंग युद्ध का जो कारण था, ये कलिंग युद्ध हुआ क्यों था, इसका कारण था ट्रेड, वाणिज्य यानी कॉमर्शियल, व्यापार कॉमर्शियल के लिए समुद्री तट प्राप्त करना। यानी अशोक का ऐसा मान्यता था कि हम समुद्री तट को अगर हासिल कर लेते हैं, यानी कोस्ट लाइन को, तो उससे हम ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग देशों के साथ, इसलिए ये युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना ही बंद कर दिया। तो प्लिनी का ऐसा मानना था कि कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। आपको वीडियो पे बने रहना है, सारे धमाकेदार सेशन होगा। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। भीम बांध अभ्यारण्य, यानी अभ्यारण्य का मतलब होता है सेंचुरी, जहाँ पे एनिमल और पेड़ पौधों को, जानवरों को संरक्षण किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये सेंचुरी है, भीम बांध सेंचुरी। यह कहाँ पे है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये नेशनल न्यूज में भी रहा है, तो ये पूछने की अधिक संभावना है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में है। तो इसी प्रकार से टीचर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सब अति महत्वपूर्ण है। अगर आप 17 फर्स्ट बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 3 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, किस राज्य, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वह कौन सा राज्य है भारत का जिसमें जो विश्व के जो प्रथम गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, इनका जन्म हुआ? तो बहुत क्वेश्चन सिंपल है। 3 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आप सिंपल यही याद रखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। 4 में आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है और होली रिवर है, यानी कि एक पवित्र नदी मानी जाती है जिसका नाम है गंगा, और गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। आपको याद होना चाहिए कि ये बिहार से भी गुजरती है और बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और जो गंगा रिवर है इसका टोटल 2500 किलोमीटर है, यानी कि 2500, ये 25 किलोमीटर आप याद रखें, या फिर 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स आप याद रखें किसकी लेंथ है। और ये फिर जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से और डेल्टा बनाती है, और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनती है जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह और वहाँ पे सेंचुरी भी बनाया गया है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा रिवर, जो बिहार में कितने किलोमीटर? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, 445। आप याद रखें ट्रिक से 445। इस प्रकार से आप कुछ इसमें ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जो कि हमेशा के लिए डाटा है, तो डाटा भूलने की अधिक संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत का प्रथम साम्राज्य कौन है? तो भारत का अगर फर्स्ट देखें किंगडम, साम्राज्य मतलब किंगडम, तो भारत का फर्स्ट किंगडम कौन सा था? तो 5 का आंसर सी होगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य हर्यक वंश के शासक बिंदुसार या बिंबिसार ने स्थापना किया था। तो भारत का प्रथम साम्राज्य मगध, जो बिहार के, स्पेशली बिहार के क्षेत्र में ही पड़ता था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, हालांकि ये अब डाटा हो सकता है कि ओल्ड हो गया हो, क्योंकि बुक में कभी कभी अपडेट नहीं होता है, जो छप गया प्रिंट हो गया वही। तो भारत एक समय था, या फिर अभी भी बोल सकते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा पुल है, यानी लार्जेस्ट रेलवे पुल है, ब्रिज है, जिसका नाम है अब्दुल बारी पुल, यह बिहार के किस नदी पर है? तो 6 का आंसर हो गया ए, सोन रिवर पर है। यह तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अब्दुल बारी पुल बिहार में है और बिहार के सोन नदी पर है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपसे पूछा जा रहा है
कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मिथिला शक्ति विद्यापीठ, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, आपको ये याद होना चाहिए कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ। यह एक विद्यापीठ है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ नाम है, जो कि दरभंगा जिला में है। नेक्स्ट देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब की गई थी। तो मिशन इंद्रधनुष की अगर बात किया जाए तो जो मिशन इंद्रधनुष है वह बिहार में जो जब शुरुआत हुई थी तो वह समय था, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा बी, 2015 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में दिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। सर्वाधिक गति का कहने का मतलब कि वह बिहार का कौन सा रिवर है, कौन सा नदी है जो बहुत तेज़ी से फ्लो करती है, वही बताया जा रहा है कि सर्वाधिक गति से। तो प्रवाहित मतलब फ्लो करने वाली, वह कौन सी है, फ्लोट करने वाली, बहने वाली नदी कौन है बिहार की। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बूढ़ी गंडक बिहार की सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, बूढ़ी गंडक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उत्तरी बिहार की नदी है। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। जबकि हर्यक वंश का पहला शासक बिंदुसार था या बिंबिसार था, आपको याद होना चाहिए, मगध का जो स्थापना किया था, मगध साम्राज्य का। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो अजातशत्रु था, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है देश रत्न, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न सिविलियन को दिए जाने वाला यानी कि फर्स्ट अवार्ड है, यानी कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला। तो इसलिए इसको देश रत्न, क्योंकि इनको भारत रत्न मिल चुका है तो इनको देश रत्न के उपाधि से नवाजा गया है। नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और इनका जन्म कहाँ और कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी, यानी कि सिवान में जन्म हुआ, 1884 में जन्म हुआ है, बिहार के सिवान जिला में, और डेट है 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ऐसा भारत के कौन सा संविधान के आर्टिकल में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान, तो मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, और इनकी जो नियुक्ति है पर मुख्यमंत्री की, वह नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो 12 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। बी में दिया है अनुच्छेद 164, यानी अनुच्छेद 164 में भारत के संविधान में ऐसा बोला गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा, और इस मुख्यमंत्री की स्थापना, ये जो नियुक्ति है वह किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो आपको ये याद होना चाहिए। हम लोग 11 का देख लिए थे, यानी 1884, इसका हो जाएगा 164, और राज्यपाल जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करके भेजा जाता है राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है, यानी कि एक राज्य में एक विधानसभा होने के का बंद करता है। तो इसका आंसर है 13 का आंसर जो है, हम लोग ऑप्शन देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सी में ऑप्शन है 170, यानी कि आर्टिकल 170 में बताता है कि एक राज्य में एक विधानसभा होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि ताइक्वांडो खिलाड़ी नीतू चंदा या फिर चंद्रा, तो ताइक्वांडो खिलाड़ी है जिसका नाम है नीतू चंद्रा, किस वर्ष वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हांगकांग में भारत का प्रतिनिधि किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जब हांगकांग में हो रहा था उसमें भारत का प्रतिनिधि किया, और ये बिहार से बिलोंग करती है। तो ये 14 का आंसर है बी हो जाएगा। 1997 में जो ताइक्वांडो खिलाड़ी है बिहार की नीतू चंदा, आप याद रखें कि वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधि कर चुकी है, जो हो रहा था हांगकांग में। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 15 है। बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। तो 15 का आंसर है ए में दिया गया है शेरशाह, यानी कि से बिहार से प्राप्त पहला तो द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक का है, तो वह मध्यकालीन शासक है शेरशाह। शेरशाह के समय द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है बिहार से। इसका आंसर है ए हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि फिल्म निर्देशक इम्तियाज़ अली, यानी कि फिल्म बनाते हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्देशक है,
जिनका नाम है इम्तियाज़ अली, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो इम्तियाज़ अली का बिहार के किस शहर में हुआ है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। यानी कि इम्तियाज़ अली का जन्म हुआ है पटना में, और ये एक फिल्म निर्देशक है, यानी फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाते हैं, डायरेक्टर है। भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? तो 17 का आंसर डी होगा, तबकाते नासिरी भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। यानी कि फारसी भाषा में लिखा गया कोई अगर बुक है फर्स्ट में तो तबकाते नासिरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना तो हुआ था 1872 में, यानी आपको याद होना चाहिए कि 1872 में सबसे फर्स्ट टाइम जनगणना हुआ था भारत में। और अगर नियमित पूछा जाए तो 1881 आप मार सकते हैं कि 1881 में सुनियोजित तरीके से और एवरी ईयर होने लगा 10 सालों में। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहावी आंदोलन का यानी किनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, इसके लीडर कौन थे? तो बहावी आंदोलन का, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, सैयद अहमद बरेलवी। यानी बहावी आंदोलन के हेड थे सैयद अहमद बरेलवी, आप याद रखें, बरेलवी। क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 में आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आपको बताते हैं कि भारत में जो जनगणना हुआ था, अगर प्रथम पूछा जाए तो 1872 मार सकते हैं। अगर सुनियोजित से पूछा जाए तो 1881 आप मारिए, होगा आंसर। लेकिन भारत में जनगणना किनके समय स्टार्ट हुआ, वह वायसराय कौन थे? भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ, ऐसे पूछा जा रहा है। तो 20 का आंसर में दिया है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो। तो आपको कमेंट करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आंसर है। सारे आंसर हम बता चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हम ये सेट नंबर हम लाए हैं 14, इसके बाद 15 आएगा, टोटल 100 तक करेंगे। तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।